ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। और शुरुआत आज 3 राज्यों में हुए एनकाउंटर की 3 बड़ी खबरों के साथ। वो खबरें क्या हैं? बुधवार का दिन बुलेटवार बना। कैसे? पहला, पश्चिम बंगाल में एनकाउंटर, जहां बुलेट का टारगेट बना 13 साल की बच्ची से रेप और मर्डर करने वाला। दूसरा सामने आया उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के बुलेट के निशाने पर थे हत्यारे लुटेरे। और तीसरा सामने आया जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां पुलिस और सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार बना इनामी कमांडर जाकिर गनी। लेकिन सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां योगी मॉडल की चर्चा है। वहां का बारुईपुर की खबर हमने आपको दिखाई थी। एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, उस बच्ची की हत्या की गई। आरोपी का नाम प्रभास मंडल। शुभेंदु फोर्स उसका हिसाब बराबर कर चुकी है, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि मुख्य आरोपी प्रभास मंडल ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। उसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई और उसी में उसकी मौत हुई। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। जिस तरह से यूपी में एक एक अपराधी का बुलेट ट्रीटमेंट हो रहा है, बेटियों के दुश्मनों की यमराज से मुलाकात हो रही है, ठीक उसी फॉर्मूले का आगाज बंगाल में भी हो रहा है, जहां बेटी से हैवानियत करने वाले शैतान का हिसाब बुलेट से कर दिया गया। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको सब मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है, उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। ये सरकार देखना है, सोचना है में नहीं। यानी शुभेंदु सरकार का मैसेज और मिशन एकदम क्लियर है। यूपी का एनकाउंटर मॉडल बंगाल में चलेगा और जो भी अपराधी बेटियों के दुश्मन बोली से नहीं समझेंगे, उनका फैसला ऑन स्पॉट होगा। बंगाल में योगी मॉडल, फैसला ऑन स्पॉट। पश्चिम बंगाल में फैसला ऑन स्पॉट चैप्टर का आगाज दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर से हुआ, जहां 12 साल की मासूम से दरिंदगी कर मौत के घाट उतारने वाले हैवानों में से एक शुभेंदु सेना की बुलेट का निशाना बन गया। ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था। तब पुलिस टीम भी पीछे पीछे आए और यहाँ पे ये जो जगह आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है, यहाँ पे आया और यहाँ पे उनके ऊपर गोली चलाया गया और उसी गोली में घायल हो गया प्रभास मंडल। और प्रभास मंडल घायल होने के बाद पुलिस की टीम यहाँ से उसको बारुईपुर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पे उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया है। दरअसल बंगाल पुलिस बरुईपुर रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपियों में से एक प्रभास मंडल को सीन रिक्रिएशन के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन इसी दौरान प्रभास मंडल ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने बचाव में गोली चलाई जो आरोपी को लगी। प्रभास मंडल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि क्योंकि पुलिस के टीम पे वो फायरिंग कर रहा था, तो काउंटर फायरिंग पुलिस को करना पड़ा और जिसमें इनकी मौत हुआ है। हालांकि शुरू से प्रभास मंडल खुद को इनोसेंट क्लेम कर रहा था और पूरी जो घटना है, इसके पीछे आनंद शर्मा का रोल है ऐसा बताया जा रहा था। पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे बढ़ता गया, पता चला कि प्रभास मंडली जो है मेन जो कॉन्स्पिरेटर है, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी किया, उस लड़की को लाया और अपने जो 3 दोस्त है उनके साथ मिलने के बाद ये हीनियस क्राइम को अंजाम दिया था। बरुईपुर में नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने रेप के बाद बच्ची को जिंदा ही तालाब में फेंका था। उसके फेफड़ों और पेट में पानी मिला। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत अब तक 3 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक आरोपी का आज बुलेट से हिसाब हो गया और अब प्रभास मंडल के घर वाले उसका शव तक लेने से इनकार कर रहे हैं। उसकी मां का कहना है कि उसके कर्मों का हिसाब हो गया। लेकिन बंगाल में एनकाउंटर हुआ तो विपक्ष बौखला गया। भले ही आरोपी की मां शुभेंदु सरकार के एनकाउंटर को सही ठहरा रही है, लेकिन टीएमसी को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। एक राजा है, उसके घर में पुलिस बिस्तर पर बैठी हुई है, वह भी अभियुक्त है इसमें, इस कांड के अंदर। तो सब तरीके से, जिस तरीके से यूपी में सब कुछ छुपाया जा रहा है, उसी प्रकार से इन लोगों को
छुपाया जा रहा है या फिर मार दिया जा रहा है जिससे कि बीजेपी की बातें बाहर ना निकलें। ये लोगों का तो यही हाल होना चाहिए, पर हम लोग तो थैंक्स देंगे शुभेंदु अधिकारी को, क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री है माननीय शुभेंदु अधिकारी जी ने हमेशा कहा है कोई नो टॉलरेंस। बंगाल पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर अब मुख्य आरोपी आनंद सरकार समेत बाकी आरोपियों तक पहुंच गया। अब इस मामले की जांच और तेज हो गई है, साथ ही बाकी आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो रही है ताकि बाकी हैवानों को उनकी करनी की सजा मिल सके। दक्षिण परगना से प्याली घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। तो वहीं उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही बुलेट की गूंज सुनाई पड़ी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में कई अपराधियों को लंगड़ा बनाया, तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर के टॉप कमांडर जाकिर गनी को खत्म किया। जाकिर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा हुआ था। यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक कैसे ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए, इन एनकाउंटर में आतंकी लुटेरे हत्यारे कैसे टारगेट बने, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। यह अपराधियों को सीएम योगी का खुला चैलेंज है, मगर फिर भी कुछ बदमाश इसे हल्के में लेने की भूल कर जाते हैं। फिर उनका हश्र कैसा होता है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जो फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर और फतेहपुर से सामने आई हैं। फर्रुखाबाद में हत्या के आरोपी को योगी फोर्स ने लंगड़ा बना दिया, जो कई दिनों से फरार चल रहा था। तो वहीं मुजफ्फरनगर में भी लुटेरे का पुलिस से सामना हुआ, मगर वो भागने के लिए फायरिंग करने लगा और जब योगी फोर्स की बंदूक उसकी तरफ घूमी तो पैरों पर चलने लायक नहीं रहा। लुटेरे शाहिद पर 20,000 का इनाम घोषित था। फतेहपुर में भी लुटेरा बुलेट का शिकार हुआ, जिस पर लूट चोरी के 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। यूपी में योगी फोर्स ने एनकाउंटर में अपराधियों को लंगड़ा बनाया, तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बीच सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी जाकिर गनी को सीधे जहन्नुम भेज दिया। आतंकी जाकिर गनी लश्कर का टॉप कमांडर था और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा था। ये सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में शामिल था, मगर शोपिया के जंगल में छिपकर सेना को काफी समय से चकमा दे रहा था। पिछले 5 दिनों से शोपियन में चलाए जा रहे आतंक विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। आज लश्कर तैयबा का एक टॉप ऑपरेटिव कमांडर जो है जाकिर अहमद गनाई को मार गिराया गया है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 हथियार हैं, बुलेट और बुलडोजर। बुलेट का कमाल आप देख चुके हैं, अब आपको बुलडोजर का कमाल दिखाता है, जिसके आगे कुछ भी अवैध हो ठहर नहीं पाता। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़। प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों के अवैध प्लॉट पर बुलडोजर एक्शन। मुरादाबाद में तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया दरगाह जमींदोज। सहारनपुर में 6 अवैध मदरसे और मस्जिद पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई का खतरा। मतलब योगी राज में जो भी जहां भी अवैध होगा वहां बुलडोजर चलना तय है। सबसे पहले देखिए प्रयागराज की तस्वीरें। जिस जगह पर पीला पंजा प्रहार कर रहा है वो माफिया अतीक अहमद के गुर्गों की कब्जाई हुई जमीन है, जिस पर उन्होंने अवैध प्लॉटिंग भी करना शुरू कर दिया था। जिस जमीन पर बुलडोजर एक्शन हुआ उसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है और यहां प्रयागराज विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बिना ही प्लॉटिंग हो रही थी। शिकायत मिलने पर जांच हुई तो बुलडोजर को आने में जरा भी देर नहीं लगी।
उसके बाद इस अवैध प्लॉट के साथ ही कब्जा माफिया के मंसूबों पर भी पीले पंजे ने प्रहार कर दिया। बुलडोजर से बाउंड्री को हटा दिया गया, दरवाजे तोड़े गए, पिलर गिरा दिए गए और साथ ही अतीक गैंग की कब्जे वाली पूरी प्लानिंग भी फेल कर दी गई। यहां अवैध प्लॉटिंग माफिया अतीक के गुर्गे भू माफिया मोहम्मद मुस्लिम गैंगस्टर बदूद, फरमूद मुल्ला, अनस और मकबूल कर रहे थे और जमीन को कब्जाने की फिराक में थे, जिनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। प्रयागराज में माफिया के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला तो मुरादाबाद में मजहब के नाम पर जमीन कब्जा करने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। जिस जगह पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो बाबा फौलाद शाह की मजार है। ये मजार अवैध थी, तालाब की जमीन पर बनाई गई थी, मगर बुलडोजर ने ऐसा वार किया कि पहले तो मीनार गिरी और फिर पूरी मजार जमींदोज हो गई। उसके बाद इस मजार के साथ बने हॉल को भी गिरा दिया गया। उसके क्रम में कल राजस्व पुलिस और नगर पंचायत पागबाड़ा की टीम गई हुई थी और मौके से अवैध निर्माण को हटाया गया। जिस मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ, ये मजार तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई थी। सिर्फ मजार ही नहीं बनाई, बल्कि मजार की आड़ में आसपास भी पक्के निर्माण किए जा रहे थे। बुलडोजर कार्रवाई हुई तो दोनों को ही हटा दिया गया। अवैध निर्माण था, जो अवैध ज़ारत बताई जा रही है, उसको ध्वस्त किया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये नज़ारा अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, बाबा फौलाद शाह की पूरी ज़ारत बताई जा रही है, जो कि बुलडोजर कार्रवाई करने के बाद में ये पूरा जो है ध्वस्त कर दिया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को डबल झटका तब लगा जब मजार तो गिरी ही, बल्कि मजार बनाने वाले महबूब पर 2.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये बताया जा रहा है ये तालाब की जगह थी यहाँ पे, और आज तक हमने सुना ही नहीं था कि यहाँ पे तालाब था। सरकार तो यही बता रही है, सरकार लोग। ये तो हमने जब से मतलब यह है कि होश संभाला, हमने तो ये दरगाह यहाँ पे देखी है। प्रयागराज और मुरादाबाद में तो बुलडोजर अपना काम कर चुका है। अब बारी सहारनपुर की है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जे का खुलासा हुआ है। यहां तो एक साथ 6 मस्जिद और मदरसे को हटाने का नोटिस दिया गया है, साथ ही 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक यहां देवबंद तहसील में सरकारी जमीन पर कब्जा कर मस्जिद और मदरसे बना लिए गए। शिकायत होने के बाद प्रशासन ने जांच कराई। जांच में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की बात सामने आई। इसके बाद सभी को नोटिस जारी किए गए हैं, साथ ही जुर्माना भी मांगा गया है। यानी आने वाले दिनों में मदरसे के सबसे बड़े गढ़ देवबंद में भी बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। एक खबर आपको मिर्जापुर से दिखाता हूं। धर्मांतरण का मामला है, आरोपी जेल में है, लेकिन उनको जेल में करोड़ों का झटका लगा। जिम जिहाद के मास्टरमाइंड के घर के डुगडुगी बजाकर उसकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली। महोदय के आदेश के क्रम में चौधरों के साथ कुर्क किया जाता। जो भी लफ्ज़ मान करके चाहिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटा है। लव जिहाद, जिम जिहाद, योगीराज भी ये किया तो खुद जाएंगे ही, साथ ही काली कमाई का भी अंत हो जाएगा। ऐसा ही कुछ यहां भी हो रहा है। योगी फोर्स मौके पर है, नोटिस लगाया जा रहा है और ढोल नगाड़े के साथ डुगडुगी बजाई जा रही है। तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर की हैं, जहां एक आलीशान घर की योगी फोर्स कुर्की कर रही है। क्यों हो रही है इस घर की मुनादी, अब जरा आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। बिल्किश विला नाम के घर किसी और का नहीं, बल्कि यूपी के मिर्जापुर में जिम के आड़ में धर्मांतरण का खेल खेलने वाले इमरान का है। वो इमरान जिस पर आरोप है कि जिम में हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता था, यौन शोषण करता था, फिर धर्मांतरण करवाता था। इमरान ने अपने इसी खेल से अकूत संपत्ति दर्ज कर ली थी और इसी की गवाही ये घर भी दे रहा है, जिसका निर्माण चल रहा था। लेकिन अब जब उसके गुनाहों के हिसाब की बारी आई तो उसके घर पर एक्शन हो गया। मिर्जापुर में इमरान खान के 2 मकानों पर एक्शन हुआ, जिसमें सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई गई और दोनों संपत्तियों पर कुर्की के नोटिस चस्पा कर दी गई, उन्हें कुर्क कर लिया गया। ये पूरी कार्रवाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, क्योंकि जिम जिहाद के इस मामले में इमरान समेत सभी आरोपियों के खिलाफ
गैंगस्टर एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। जिस संपत्ति पर एक्शन हुआ वो भी अपराध से अर्जित की गई थी। इससे पहले इन जिम जिहादियों का हिसाब योगी फोर्स कर चुकी है। मुख्य आरोपी इमरान खान की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। इमरान खान समेत कुल 11 आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं और अब गैंगस्टर एक्ट के तहत ही कार्रवाई हो रही है। मिर्जापुर में जिम जिहाद का ये मामला जनवरी में सामने आया था, जब खुलासा हुआ कि कैसे जिम मालिक और ट्रेनर हिंदू लड़कियों को टारगेट करती और सोशल मीडिया और जिम को रिक्रूटमेंट सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस के मुताबिक इसमें 50 से ज्यादा महिलाओं को टारगेट किया गया। इसमें मुख्य आरोपी इमरान था, जो कि धर्मांतरण का अवैध पैसा रियल एस्टेट में लगाता था, लग्जरी गाड़ियों से आता जाता था और कई बड़ी डील भी वो इसी नए निर्माणाधीन आलीशान मकान से ही कर रहा था। और अब जबकि इमरान का पूरा धर्मांतरण गैंग जेल में बंद है, तो उसकी अवैध संपत्तियों पर भी ताला जड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब अयोध्या से बद्रीनाथ तक चढ़ावा चोरी की बात, जिसका योगी और धामी सरकार पूरा हिसाब कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे आते जा रहे हैं। इसी बीच एक और जानकारी सामने आई कि आरोपी फर्जी रसीद बुक के जरिए चंदे का भी गबन कर रहे थे। तो वहीं बद्रीधाम में भी चोरी के आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है। धामी सरकार ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी। अयोध्या से बद्रीनाथ चढ़ावा चोरों का हिसाब। रामद्रोहियों पर कार्रवाई, अब बद्रीनाथ में एक्शन की बारी। चढ़ावा चोरी की जो गूंज अब तक अयोध्या में थी, वही अब राम मंदिर से करीब 876 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ धाम तक सुनाई देने लगी है। क्योंकि राम मंदिर की तरह ही यहां पर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। अयोध्या के रामद्रोही तो गिरफ्तार हो गए, अब बारी बद्री विशाल के धाम में चोरी करने वालों की है। बद्रीनाथ की डिटेल आपको बताएं, उससे पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सबसे नया खुलासा जान लीजिए। यहाँ चोर न सिर्फ मंदिर में नोटों के बंडल पर हाथ साफ करते थे, बल्कि चंदा भी मंदिर में पहुंचने से पहले ही उड़ा लेते थे। जी मीडिया को एक ऐसी पुरानी फर्जी रसीद बुक मिली है, जिसके जरिए आरोपी चंदे का भी गबन कर रहे थे, यानी चंदा मंदिर तक पहुंचता ही नहीं था। दरअसल एसआईटी को आरोपियों की निशानदेही पर फर्जी रसीद बुक बरामद हुई है। फर्जी रसीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बनवाया गया था। रसीद हूबहू बिल्कुल असली रसीद की तरह ही दिखती थी। टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और तमाम गिरफ्तार आरोपियों से जब कोई मंदिर में दान देने की इच्छा जताता, तो ये लोग रिसीविंग के तौर पर वही फर्जी रसीद दे देते थे, जिसके बाद राम मंदिर के नाम पर लिए चंदे को डकार जाते थे। फर्जी रसीद बुक फिलहाल राम मंदिर में पिछले कई सालों पहले बंद कर दी गई थी, लेकिन जब ये आरोपी लगातार मंदिर में सक्रिय थे, तब उन्होंने इसी फर्जी रसीद बुक से कई लोगों से दान लिए और रिसीविंग के तौर पर इसी बुक से बाकायदा कूपन रिसीविंग का दे देते थे। आरोपियों ने कबूल किया कि वो केवल दान की चोरी ही नहीं करते थे, बल्कि फर्जी रसीद काट कर श्रद्धालुओं से पैसे भी वसूलते थे। यह असली रसीद जैसी ही दिखाई देती थी, जिससे श्रद्धालुओं को धोखे का पता ही नहीं चलता था। वहीं इस मामले में अब जांच का दायरा केवल गिरफ्तार कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि गोपाल राव की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के औपचारिक पदाधिकारी न होने के बावजूद आमंत्रित सदस्य के तौर पर गोपाल राव हर बैठक में शामिल होते थे, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। गोपाल राव सिर्फ बैठक में शामिल नहीं होते थे, बल्कि हर अहम फैसले में अपनी राय भी रखते थे, यानी ट्रस्ट की बैठक में सीधे उनका दखल होता था। चढ़ावा चोरी की एक एक परत खुलने के बाद अब जांच का दायरा भी बढ़ गया है। अब आर्थिक अपराध शाखा को जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है, जिसका आदेश एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार दे सकती है। तमाम जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी संपत्तियां अर्जित की है। इसके साथ साथ कई ज़मीनें खरीदी हैं और कई बेनामी संपत्तियां हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एसआईटी रिपोर्ट के पूरा हो जाने के बाद पुलिस की जांच भी अंतिम दौर तक पहुंच जाएगी और इसीलिए अब इस पूरे मामले के आर्थिक स्रोत ढूंढने के लिए ईओडब्ल्यू को जांच यूपी सरकार सौंप सकती है। उधर राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ मंदिर में भी चढ़ावा चोरी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। चोरी की शिकायत पर धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है, जिसके बाद धामी सरकार एक्शन में आ गई है। शिकायतों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।
समिति की अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप करेंगे। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अध्यक्ष कार्यालय में तैनात सहायक प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। दरअसल बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी की शिकायत सामने आने पर मंदिर समिति ने 2 जुलाई को परिसर में लगे CCTV की फुटेज को खंगाला, जिसमें प्रमोद नौटियाल चढ़ावा काउंटिंग वाली जगह से कुछ चीजें अपने पास रखते नजर आए। उधर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने बद्रीनाथ परिसर में मौन धरना दिया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही कहा कि ये चढ़ावा चोरी केवल आर्थिक अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा गंभीर विषय है। 4 धाम की यात्रा के बीच इस चोरी की खबर ने देवभूमि में हलचल मचा दी है। धामी सरकार हरकत में है और अयोध्या के रामद्रोहियों के बाद अब बद्री विशाल के भक्तों का चढ़ावा चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने की बारी है। अयोध्या से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी अपने इंडोनेशिया के दौरे के आखिरी दिन आज वहां के 1100 साल पुराने मंदिर पहुंचे। आज इंडोनेशिया भले ही मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है, लेकिन वैदिक काल से चली आ रही हिंदू परंपराएं वहां आज भी जिंदा हैं। इंडोनेशिया में न सिर्फ पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर हैं, बल्कि यहां आज भी रामलला का और रामलीला का आयोजन किया जाता है। ये मोदी आज इंडोनेशिया के उसी विशाल मंदिर परिसर में पहुंचे। मुस्लिम देश के मंदिर में मोदी के दौरे का क्या संदेश है, इस रिपोर्ट से आपको समझा। इंडोनेशिया के जिस प्रम्बानन मंदिर में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां राम के नाम की गूंज कुछ यूं सुनाई देती है। प्रम्बानन मंदिर के खंडरों में हर साल स्थानीय कलाकार भगवान श्री राम की जीवन गाथा को रामलीला के साथ जीवंत करते हैं। भारत और इंडोनेशिया का ये श्री राम कनेक्शन 2000 साल पुराना है। इसी कनेक्शन को PM मोदी फिर से जीवंत करने प्रम्बानन मंदिर पहुंचे। प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का ऐतिहासिक मंदिर है, जो योग्यकार्ता द्वीप पर स्थित है। 9वीं सदी में बने इस मंदिर को यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की लिस्ट में शामिल किया है। मंदिर के कुछ शिखरों को छोड़कर पूरा परिसर खंडर हो चुका है। PM मोदी अब इसके जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाएंगे। इंडोनेशिया की सरकार के साथ भारत भी सबसे बड़े हिंदू मंदिर के कायाकल्प में बड़ी भूमिका निभाएगा। मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है। इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। दरअसल 1100 साल पुराने इस मंदिर को भारत और इंडोनेशिया की सभ्यताओं के बीच की सदियों पुरानी साझेदारी के रूप में देखा जाता है। ये मंदिर क्यों खास है, आपको बताते हैं। प्रम्बानन मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के मध्य लगभग 850 ईस्वी में संजय राजवंश के राजा राकाई पिकातन के काल में माना जाता है। ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिरों में से एक है। पहले इस मंदिर परिसर में 240 छोटे बड़े मंदिर थे। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति सबसे प्रमुख है। यहाँ केंद्रीय मंदिर के तौर पर सबसे ऊंचा मंदिर लगभग 47 मीटर ऊंचा भगवान शिव का है। शिव मंदिर में महादेव के अलावा मां पार्वती, भगवान गणेश और महर्षि अगस्त्य की प्राचीन मूर्तियां हैं। प्रम्बानन मंदिर की दीवारों पर पत्थरों को तराशा गया है और उनमें रामायण और भागवत पुराण की कहानी दिखती है। सदियों पहले यहाँ हिंदू संस्कृति के महाकाव्यों के यहाँ के जनजीवन की अटूट संस्कृति का हिस्सा होने का प्रमाण देते हैं। मंदिर परिसर में ओपन एयर थिएटर में रामलीला की तरह लोकप्रिय नाटक प्रम्बानन रामायण बैले का मंचन होता है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। इंडोनेशिया के पिछले दौरे पर भी जब PM मोदी गए थे तो उनके लिए प्रम्बानन रामलीला का विशेष आयोजन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं खामनी के जनाजे के बीच हॉर्मूज में हुए धमाकों ने वेस्ट एशिया में एक बार फिर तनाव को चरम पर पहुंचा। ईरान के मिसाइल हमले, अमेरिका की जवाबी कार्रवाई और तेल कारोबार पर नए प्रतिबंधों ने शांति समझौते पर गंभीर सवाल खड़े किए। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर ऐलान किया कि ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो गया है।
क्योंकि माना जाए कि एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग और विनाशक होने वाली है। अमेरिका ईरान का टूटा करार, मिसाइलों की बौछार, होर्मुज में बम फूटा, शांति समझौता टूटा, खामेनेई सुपुर्द खाक, ईरान में युद्ध किया, जनाजा उठा, बारूद फटा। एक तरफ तेहरान की सड़कों पर ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत का मातम मनाया जा रहा था। उनके जनाजे पर लाखों की भीड़ छाती पीटकर अमेरिका और इजराइल की तबाही की कस्में खा रही थी। दुनिया के नक्शे से अमेरिका और इजराइल का नामो निशान मिटाने की हुंकार भरी जा रही थी और ठीक उसी वक्त चंद किलोमीटर दूर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समंदर में महाविस्फोट हो गया। ईरान की मिसाइलों ने समंदर का सीना चीरते हुए कतर और अंतर्राष्ट्रीय तेल टैंकरों को आग के हवाले कर दिया। मिसाइलों के तेल टैंकर से टकराते ही वो आग का गोला बन गया। कतर ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, तो ईरान ने भी जवाब देते हुए साफ कर दिया कि जिस तेल टैंकर को निशाना बनाया गया उसने अमेरिकी नौसेना की मदद से ओमान के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश की थी। ईरानी सेना ने कई बार टैंकर को चेतावनी दी थी। चेतावनी नहीं मानने के बाद ये कार्रवाई की गई। हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को नियमों का पालन करना ही होगा। पहले हमला और फिर धमकी। समंदर में लगी इस आग के धमाके की गूंज जब सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कानों तक पहुंची तो शांति और समझौता सिर्फ कागजी रह गया और उसके बाद जो हुआ उसने एक बार फिर पूरे वेस्ट एशिया को दहला दिया। कुछ दिनों से शांत स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से हाहाकार मच गया है। ईरान और अमेरिका में एक बार फिर तन गई। अमेरिका ने ईरान को एक के बाद एक दो बड़े झटके दिए। सबसे पहले अमेरिकी सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल ठिकानों और ड्रोन लॉन्च साइट को निशाना बनाकर बमबारी की। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, सिरिक और केश्म द्वीप पर भारी बमबारी की, जहां भारी धमाके सुने गए। ट्रंप यही नहीं रुके। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को वो झटका दिया जिसका असर एक बार फिर दुनिया पर पड़ेगा और महंगाई और मंदी की मार का सामना करना पड़ सकता है। अपनी दूसरी कार्रवाई में अमेरिका ने ईरान को तेल कारोबार के लिए दी गई अस्थायी छूट यानी जनरल लाइसेंस एक्ट को रद्द कर दिया है। इस लाइसेंस के तहत 21 जून 2026 से 21 अगस्त 2026 तक ईरान को कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और डिलीवरी की सीमित अनुमति दी गई थी। इसके साथ अमेरिकी डॉलर में भुगतान जैसे संबंधित वित्तीय लेन देन की भी इजाजत मिल गई थी। लेकिन अब लाइसेंस रद्द होने के बाद ईरान के तेल कारोबार पर अमेरिकी प्रतिबंध फिर से पूरी तरह से लागू हो गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में कच्चे तेल की किल्लत हो सकती है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान का यह आक्रामक रुख वेस्ट एशिया को एक ऐसी जंग में धकेल सकता है जिसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। मिडिल ईस्ट में जंग की चिंगारी फिर भड़क रही है तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की बात भी सामने आ रही है। पीओके में विरोध की गूंज, बलूचिस्तान में बीएलए के हमले और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने यानी टीटीपी का बढ़ता आतंक। एक के बाद एक मुनीर आर्मी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और तीनों सेना पर मुनीर की सेना के हालात खराब होते जा रहे हैं। बलूच लड़ाके मुनीर की सेना को चुन चुन कर मार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमलों ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और तो और पीओके में भी पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी के नारे लग रहे हैं। यानी पाकिस्तान में हर तरफ बगावत की आग सुलग रही है। एक तरफ पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर गूंजते नारे, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बीएलए के लगातार खूनी हमले और तीसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का आतंक। यानी मुनीर की सेना 3 मोर्चों पर मार खा रही है। पहला मोर्चा पीओके में बगावत। पीओके में हजारों लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। महंगाई, बिजली संकट, टैक्स और प्रशासन की नीतियों के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। कई जगह सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। हालात ऐसे हैं कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी है और अब तो मुनीर आर्मी को क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि पीओके तो आज़ाद होकर ही रहेगा। दूसरा मोर्चा बलूचिस्तान में बीएलए का वार। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले पहले से ज्यादा घातक होते जा रहे हैं। जियारत में पुलिस चौकी को बीएलए ने निशाना बनाया है। इस हमले में 17 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हुए हैं। इसके अलावा करीब 15 पुलिसकर्मियों के लापता होने की खबर है। इससे पहले ग्वादर और दूसरे इलाकों में भी सिक्योरिटी सेंटर को निशाना बनाया गया। यानी बलूचिस्तान अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। तीसरा मोर्चा टीटीपी का आतंक। खैबर पख्तूनख्वा और अफगान सीमा से लगे इलाकों में टीटीपी लगातार एक्टिव है।
सीमा पर झड़पें, आतंकी हमले और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर किए जा रहे हमलों ने मुनीर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नंगरहार प्रांत के जारीसर और तबाई कांडा बॉर्डर इलाके में अफगानी सुरक्षा बलों और पाकिस्तानी सेना के बीच एक बार फिर झड़प हुई। इस दौरान दोनों के बीच भारी हथियारों से भी गोलीबारी की गई। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इन हमलों के दौरान सीमा पर बने कई बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की ओर से सीमा पर काफी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है। सुरक्षा रिपोर्ट बताती है कि हाल के महीनों में पाकिस्तान में हिंसा का ग्राफ ऊपर गया है। CRSS ने दावा किया है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के लिए अब अपने ही पाले हुए आतंकी भस्मासुर साबित हो रहे हैं। अप्रैल से जून 2026 के बीच पाकिस्तान में कुल 774 मौतें हुई और 336 लोग घायल हुए। इस दौरान हुए 65.2% हिंसक हमलों और 83.7% मामलों में मौतों की जिम्मेदारी BLA और TTP ने ली है। साफ है कि पाकिस्तान में हर तरफ गुस्से का उबाल है। POK की सड़कों पर विरोध, बलूचिस्तान में बारूद उगलती बंदूकें और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती आतंकी घटना। 3 अलग अलग मोर्चों पर घिरे पाकिस्तान में एक ही सवाल है, क्या मुनीर अपने ही जाल में फंस गया है और क्या पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंटने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात बारिश के प्रकोप की। पहाड़ दरक रहे, नदियां उफान पर, मैदानी इलाकों में सड़कें मानो दरिया बन चुकी हैं। केरलम से लेकर गुजरात, मुंबई, गुरुग्राम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह बेतहाशा बारिश है और इस बारिश का प्रकोप है। उस बारिश के बाद तबाही है। कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं बाढ़ है, तो कहीं लोगों की जान जोखिम में है। पहाड़ से मैदान, लहरों का तूफान, कुदरत की मनमानी, आफत आसमानी। पहाड़ हो या मैदान, महाराष्ट्र हो या गुजरात, दिल्ली हो या गुरुग्राम, मौसम की मनमानी से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं और जुलाई में जल तांडव की तस्वीर आम हो चली है। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसकी जान हलक तक आ गई होगी। केरल में भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं जो सड़क तक आ रहे हैं। वायनाड में भी पहाड़ तोड़ तबाही। जब सड़क पर मौत बनकर उतरी तो लोग जान बचाकर भागते नजर आए। गनीमत रही कि इस लैंडस्लाइड में किसी की जान नहीं गई, लेकिन अब सड़कों पर बर्बादी के निशान साफ नजर आ रहे हैं। मलबे में सड़क पूरी तरह तबाह हो चुकी है। कई घर और कार मलबे की चपेट में आ चुके हैं। गुजरात के सूरत में आसमानी आफत ने ऐसा कहर ढाया है कि सड़कें दरिया बन गई हैं। गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है। सड़कें तो छोड़ दीजिए, घर के अंदर तक पानी घुस गया है। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सन्नाटा छाया हुआ है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है और इसी दरिया को पार कर लोग आने जाने पर मजबूर हैं। सूरत के पोद्दार मार्केट में भी पानी भर गया है, जिससे काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र में लगातार 72 घंटे से हो रही बारिश की वजह से हर तरफ जल प्रलय सी तस्वीरें नजर आ रही हैं और सबसे बुरा हाल है मुंबई का, जहां भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। ऐसा लग रहा है इंद्रदेव मुंबई को डुबोने में लगे हैं, क्योंकि मुंबई की रफ्तार बारिश की वजह से थम सी गई है। सड़कों पर पानी है, पटरियों पर पानी है और लोकल की रफ्तार पर भी असर पड़ा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पंचवटी के प्रसिद्ध रामकुंड और गोदा घाट परिसर में पानी पूरी तरह भर गया है और इसके चलते नदी किनारे बने कई छोटे बड़े मंदिर पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। बारिश हो और गुरुग्राम की सड़कें लबालब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर हाईवे है और नीचे साइबर सिटी की सड़क। गाड़ियां तैर रही हैं। जहां तक नजर जा रही है हर तरफ पानी ही पानी है। भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम में कहीं सड़क धंस गई है तो जल जमाव की वजह से बस बेबस नजर आ रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर कार फंस गई, जिसे धक्का देकर बाहर निकाला गया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH
ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले।